जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि किस तरीके से प्री जो यूपी पीसीएस का प्री 14 मई को है उसको किस तरीके से क्रैक किया जाए। ठीक है, ये जो 14 मई वाला जो भूत है इससे कैसे पार पाया जाए, इस जिन को कैसे बोतल में डाला जाए, तो इस पर एक रणनीति, एक स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको मैं। जैसा कि मैंने पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में जो अनुभव रहा है मेरा, ठीक है, 2 बार मैंने प्री क्लियर किया है, बड़े अच्छे तरीके से क्लियर किया है। ठीक है, 2021 में कुछ नंबरों से रह गया था, उसमें कुछ मेरी जो ब्लंडर मिस्टेक्स थी उसकी वजह से नहीं क्लियर कर पाया था। लेकिन अपनी जो कमियां हैं, अगर आप उसको सुधार कर आगे बढ़ेंगे तो 2022 में मैंने प्री क्लियर किया। ठीक है, उससे पहले 2020 में भी मैंने प्री क्लियर किया था। तो किस रणनीति के साथ पढ़ाई की जाए, लास्ट 2-3 महीने में क्या रणनीति अपनाई जाए जिससे आपको मतलब ये एश्योर एश्योर हो जाए आप कि आपको प्री आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ आप ये मान के चलिए जो अभी पिछला जो 2018 से अगर आप एवरेज मान के चलिए, क्योंकि 2018 से पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अगर आप बीच में छोड़कर जाना चाहते हैं या आप पूरा देखने का आपका विचार नहीं है तो आप अभी वीडियो को मत देखिए, स्किप कर दीजिए, आप छोड़ दीजिए। ठीक है, इतना एहसान मत कीजिए। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके भलाई के लिए बता रहा हूँ। अगर आप एकदम नए, ठीक है, और आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो भी, और एकदम नए हैं तो भी, अगर आप शुरुआत से भी करना चाहते हैं एकदम स्टार्टिंग तो भी कर सकते हैं, और अगर आपने साल 6 महीने, साल 2 साल कर रखी है तैयारी और प्री नहीं क्लियर हो रहा है, आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, तो भी आप इसको जो है देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। मैं बता रहा हूँ ये रणनीति आपको बहुत काम आएगी। इस तरीके से कोई नहीं बताता है आपको, सभी बताएंगे, दुनिया भर की मटेरियल दुनिया भर का दे देंगे, सब चीज़ें, पता नहीं कौन कौन सी बुक और कितने मोटे मोटे नोट्स पकड़ा देंगे आपको पढ़ने के लिए, लेकिन प्री नहीं क्लियर होगा। तो ये तकनीक जो है, वो जो रणनीति मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप समझिए बात को। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें आपको यूपी पीसीएस 2022 का मेंस, उसके बारे में कुछ बताऊंगा, जानकारी दूंगा, कब तक रिजल्ट आएगा, आर ओ आर ओ का रिजल्ट कब तक आएगा, क्या क्या रीज़न है उसमें, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्यों रुका हुआ है वो रिजल्ट। ठीक है, तो ये लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में इन सब बातों पर डिस्कस करूंगा। पहले मैं डिस्कस करूंगा जिसके लिए मैं ये स्पेशली वीडियोस लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ये बात आप अपने दिमाग में ध्यान में रखिए कि भैया ये जो प्री है इसमें हमें टॉप नहीं करना होता है, हमें सिर्फ कट ऑफ से 4-5 नंबर, 10 नंबर आगे रहना होता है। ठीक है, कट ऑफ अगर मान लीजिए 10 नंबर भी नहीं तो 5 नंबर, 4 नंबर आप एक्स्ट्रा लेके चलिए, क्योंकि आयोग जब फाइनल आंसर की जब लेता है, मतलब पहले जारी करता है आंसर की, और उसके बाद जब ऑब्जेक्शंस आते हैं उस पर, ठीक है, लोग चैलेंज करते हैं, तो वो 3-4 नंबर का फ़र्क पड़ जाता है। आप इतना मान के चलिए आप। ठीक है, अगर आपके पता चले आपके 90 नंबर बन रहे हैं और फिर आप जब फाइनल जब रिजल्ट आया, आपने मिलाया, आयोग के आंसर की भी मिला लिया तो आपके 90 बन रहे हैं, लेकिन जब आंसर की आई, जब रिजल्ट आया तो आपका उसमें नाम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 से 5 प्रश्न आपके कट गए। ठीक है, जो आप सही मान रहे थे आयोग के आंसर की से, उस पर लोगों ने चैलेंज किया और वो उसने हटा दिया, डिलीट कर दिया। जैसा कि अभी आप देखा होगा, अभी फाइनल लिस्ट आई हुई है 2021 वाला, देख लीजिए आप, उसमें कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, उसमें कितने, आप समझिए, इतना इतना बड़ा मतलब आयोग है, और कैसे, किस तरीके से गलत प्रश्न और गलत उत्तर कैसे दे सकते हो यार आप। तो ये थोड़ा सा खामियां हैं। आप प्रशासनिक स्तर पे ये चीज़ें जो है, ये बेसिक मूलभूत मतलब इसमें सुधार होने की आवश्यकता है। ठीक है, सुधार हुआ भी है, पता नहीं कितना आगे क्या होगा, जो होगा चलिए देखते हैं। फिलहाल आप अपनी रणनीति ऐसी बनाइए कि जो कट ऑफ जितनी जाती है एवरेज, उससे आपके 5-6 नंबर एक्स्ट्रा हों। देखिए, जैसे अभी आप 2018 से अगर एवरेज देखेंगे, ठीक है, तो 80 मतलब 88 से लेकर के और 90 के बीच में इतने ही कट ऑफ जाती है। ठीक है, एक आध नंबर आगे पीछे मान के चलिए। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप 95 क्वेश्चन आपके नेट सही हो रहे हैं, नेट माइनस मार्किंग हटा के, मतलब निकाल करके उसको भी, तो नेट अगर 95 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, नेट का मतलब ही होता है कि माइनस मार्किंग वगैरह जो भी, मतलब गलत क्वेश्चन वगैरह हटा के और माइनस करके, ठीक है, तो वो सब करके 95 अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर मेंस के लिए तैयारी कर सकते हैं। और इस बार तो मेंस के लिए आपको 4 से 4.5 महीने का गैप मिल रहा है, यानी कि बहुत अच्छा समय मिल रहा है, और ये टाइम ऐसा है कि आप इसमें
थोड़ा सा मेंस भी देख सकते हैं, प्री भी देख सकते हैं। अगर नहीं भी देखना है मेंस तो छोड़ दीजिए उसको आप। मेंस के लिए भी अलग स्ट्रेटजी बताऊंगा, अगर उतना पढ़ लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आप ये रणनीति शुरू करते हैं। टारगेट हमारा यही 14 मई का टारगेट होगा, ठीक है। कट ऑफ मैंने बता दिया आपको। इसमें 2 चरण होते हैं, प्री और मेंस, ठीक है। तो प्री अगर क्लियर होगा तभी आप मेंस दे पाएंगे। पहला जो सबसे बड़ा हर्डल है वो प्री का ही है। मेंस के लिए आप बहुत तैयारी कर लीजिए, दुनिया भर की किताबें आप पढ़िए, क्या क्या मतलब है, लेकिन अगर आप प्री निकाल ले जाते हैं तो मेंस के लिए आपको मौका मिलेगा कि अच्छे जो लास्ट के जो क्रीम, जिनको कह सकते हैं कि क्रीम स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हीं जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं, उन्हीं में से आप कंपटीशन आपका होगा, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें 2 प्रश्न मैं तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो आप जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप कर लीजिए और ध्यान से इसको देखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इसको, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं। इसमें 2 पेपर होता है, ठीक है। एक GS1 का होता है जिसमें दुनिया भर की चीज़ें पूछी जाती हैं सामान्य अध्ययन से रिलेटेड, ठीक है। और एक CSAT का पेपर होता है जो बहुत हार्ड तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ एक वो भी हर्डल है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी मैथ्स वगैरह ये सब चीज़ें थोड़ा सा कमज़ोर हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, वो थोड़ा सा इसमें मार खा जाते हैं। और उनका जो है GS बहुत अच्छा होता है, 110 100 प्रश्न सही होते रहते हैं, लेकिन CSAT में वो फेल रहते हैं। ये देखा गया है, पिछले 3-4 सालों में ये देखा गया है, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम पहले GS1 की स्ट्रेटजी, फिर बाद में CSAT की भी बता दूंगा मैं आपको। CSAT बहुत आसानी से क्लियर होगा, उसमें भी आपको सिर्फ पासिंग मार्क चाहिए, यानी 100 क्वेश्चन आता है, उसमें आपको 33 क्वेश्चन सही करने होते हैं, मात्र 33 क्वेश्चन भैया, बहुत ज़्यादा नहीं। उसमें आपको 70 और 80 नंबर नहीं लाने हैं, ठीक है, या इतने इतने क्वेश्चन सही नहीं करने हैं। सिर्फ आपको 33 क्वेश्चन सही करने हैं, यानी 66 नंबर, बस हो जाएगा आपका काम। चलिए देखिए, पहले सबसे पहली बात करते हैं जो GS पोर्शन GS1 का पेपर होता है, उसमें सबसे बड़ी जो बात आती है, करंट अफेयर्स को लेकर हाय तौबा मची रहती है। करंट अफेयर्स को लेकर के इतनी हाय तौबा मची रहती है कि पूछिए मत। आप यूट्यूब चैनल पर मतलब देखेंगे कि सारा करंट अफेयर्स एक ही चैनल से आता है, ठीक है। लोग क्लेम करते हैं, तो ऐसा मैं क्लेम नहीं करूँगा, ठीक है। मैं भी करंट अफेयर्स बताता हूँ, लेकिन मैं ये क्लेम नहीं करूँगा। आपको सारे क्वेश्चन चाहिए भी नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 70 से 80% क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, बस इतने ही क्वेश्चन आपको सही कर लिए जाइए। भैया करंट अफेयर से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये लाओ मैं लिख के दे दूँ कि करंट अफेयर्स आपने रट्टा मार लिया, कर लिया सब 100%, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। GS आपको करना पड़ेगा, 120 नंबर लगभग GS 120 क्वेश्चन आते हैं 150 में, ठीक है। प्रश्नों को समझिए आप किस तरीके से स्ट्रेटजी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं सब आपको एकदम तार तार खोल दूंगा उसमें, ठीक है। सारे आपके जो जितने भी गुत्थियाँ हैं उनको मैं सुलझा दूंगा, ठीक है। कुछ भी होगा अगर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। तो करंट अफेयर्स बस इतना पढ़िए आप कि 30 से 35 क्वेश्चन आता है, एवरेज मान के चलिए आप। उसमें सब कुछ वो जितने भी इंडेक्स फिंडेक्स और ये बजट सर्वे ये सब मिला उला के, इकोनॉमिक सर्वे बजट वगैरह सब कुछ मिला लिया जाए तो 30 से 35 क्वेश्चन, मैक्सिमम 35, इससे ज़्यादा नहीं आता है करंट से रिलेटेड, ठीक। बाकी जो आता है 115 से 120 क्वेश्चन वो स्टैटिक पोर्शन का रहता है। अगर आपका वो मजबूत है तो करंट आपका अगर आपने बहुत नहीं पढ़ा है तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। पिछले परीक्षा से 6 महीने पहले का करंट अफेयर्स अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो यहीं से 70-80% क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं। और उसके लिए मैं आपको 2 बुक बताऊंगा। एक तो आप मेरा चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी मैं बताता हूँ, ठीक है। रोज़ डेली करंट अफेयर्स का डोज का वीडियो देता हूँ मैं, उससे भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा भी मैं दो आपको बुक बताऊँगा, कौन कौन सी वो भी बताता हूँ। एक आप घटना चक्र की आती है, आई दृष्टि करके आती है, ये एग्ज़ाम से लगभग 15 से 20 दिन पहले, 20 दिन पहले लगभग आ जाती है, ठीक है। अभी जैसे आप 14 मई को एग्ज़ाम है तो ये लगभग अप्रैल के लास्ट वीक में आ जाएगी, घटना चक्र की आई दृष्टि। आप उसको आराम से, मतलब वो 15 दिन के अंदर, जितने दिन में आती है वो, उतने दिन के अंदर आप उसको कम से कम नहीं तो 3 से 4 बार उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इतने अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए कि वहीं से आपका सारा काम हो जाएगा। इसके अलावा एक घटनासार की भी आती है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसको भी, वो भी बहुत अच्छी है, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अगर इन दोनों को आपने पढ़ लिया, आई दृष्टि वाली घटना चक्र की आई दृष्टि, ठीक है,
और ये घटनासार वाली, ये दोनों अगर आपने पढ़ लिया तो करंट अफेयर्स का और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इवन कि आप कहीं भी आपको भटकने की ही ज़रूरत नहीं है। कोई भी चैनल मत देखिए, कोई भी और कुछ फॉलो मत कीजिए। यूपी पीसीएस के लिए ये 2 बुक आपने पढ़ ली तो आपके 70-80% इसी में से आपके काम हो जाएगा, और इतना ही आपको चाहिए। सारे क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व करने हैं, ठीक? इतना ही है। चलिए नेक्स्ट स्टैटिक पोर्शन के बारे में आते हैं। इसमें क्या-क्या आता है पहले देख लीजिए, थोड़ा-सा जानकारी ले लीजिए। जो बच्चे हो सकता है पहली बार कर रहे हों या जो मूड बना रहे हों देने के लिए, ठीक है? तो इसमें इतिहास, भूगोल, ये अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, यूपी स्पेशल से बहुत क्वेश्चन आते हैं, पर्यावरण पारिस्थितिकी, सेंसस, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है? बजट में दोनों आ जाता है, यूपी का और यूनियन वाला, ठीक है? मिसलेनियस में दुनिया भर की जो मिनरल्स रिपोर्ट और ये सारी चीज़ें आती हैं ना, तो वो भी आता है, अच्छा खासा पार्ट होता है उसका भी। तो ये सारे पोर्शन आते हैं आपके जीएस वाले में। अब देखिए करना क्या है, चीज़ों को कैसे किस तरीके से मैनेज करना है और क्या पढ़ना है वो बताता हूँ मैं आपको। करंट के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है? करंट के लिए मैंने आपको बता दिया ये 2 मैगज़ीन, ठीक? तो ये मतलब 6 महीने तक वाले जो जितने भी वो करंट रहेंगे और वो जो बुक है, उसको आप एकदम खींच के मतलब उसको रट डालिए, तो वो आपका काम हो जाएगा। बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। स्टैटिक पोर्शन में आते हैं सबसे पहले, ठीक है? पीवाईक्यू ज़रूर आप देखिए। सबसे पहला जो मैं आपको बताऊँगा पीवाईक्यू। पीवाईक्यू जो पिछले 10 वर्षों का है या 7 वर्षों का, 8 वर्षों का, जिसका भी आपको जितना भी मिल जाए, चाहे वो दृष्टि का मिल जाए तो, और चाहे शिल्पी प्रकाशन का मिल जाए तो, जिसका भी मिल जाए आपको, वो आप ले लीजिए। ये जो घटना चक्र, दृष्टि, ये सब मैंने लिख रखा है, इसीलिए लिख रखा है कि इनको आप लेकर के पढ़ सकते हैं। शिल्पी वाली ले लीजिए, मुझे जहाँ तक मतलब लगी है शिल्पी वाली, या घटना चक्र हो तो घटना चक्र। नया देखिए कुछ मत खरीदिए अभी, एकदम से नई चीज़ें कुछ मत खरीदिए। अगर आपने कुछ नोट्स बना रखे हैं, कुछ पढ़ रखे हैं, पढ़ाई पहले से कुछ चीज़ें कर रखे हैं, तो उसी को करिए, अदरवाइज़ मत करिए। लेकिन वैसे शिल्पी वाली ले लेंगे तो शिल्पी वाले में अच्छा दिया हुआ है, कुछ 1-2 जगह कहीं मिस्टेक है लेकिन उतना चलता है, तो आप उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? तो पीवाईक्यू ज़रूर ले लीजिए आप, उसको ज़रूर लगाइए। पिछले जो 5 वर्षों के पीवाईक्यू हैं, 2018 से लेकर 2022 तक का, ठीक है? 18, 19, 20, 21, 22, ये 5 साल का तो मतलब छोड़ना नहीं है, इसको एकदम आप पूरा एकदम घोंट डालिए, ठीक है? उसके अलावा भी जो दृष्टि, वो शिल्पी वाली ले लेंगे ना, शिल्पी प्रकाशन की, तो उसमें सब हो जाएगा आपका सारा, ठीक है? जितना बता रहा हूँ बस उतना ही कर लेंगे ना तो बहुत हो जाएगा, ज़्यादा इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक? ये बता दिया मैंने आपको। फिर दूसरा अभी क्या है कि जितने भी एग्ज़ाम हुए जो 14 मई से पहले, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी मतलब यूपी का कोई सा भी एग्ज़ाम हुआ हो, जो 14 मई से पहले के एग्ज़ाम, यानी कि आप मान के चलिए कि करीब 1 मई तक, ठीक है? 14 मान के चलिए कि 14 दिन तक पहले पेपर-वेपर बन जाता है। तो 1 मई तक जितने भी एग्ज़ाम होंगे अभी, अभी देखिए जैसे आयुर्वेद वाला एक पेपर हुआ है, आयुर्वेद का जो पेपर हुआ है उसका जीएस का जो पोर्शन है, उसको आप उठाइए, उसको नोट कर डालिए या उसको हल कर डालिए। जो उसमें नहीं आ रहा है, आंसर की भी लोगों ने दे दिया है, तो उसको भी आप लिख लीजिए कहीं, ठीक? तो इस तरीके से उनको ज़रूर देखिएगा, जितने भी पेपर होंगे अभी, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी करवाए और चाहे यूपीएससी करवाए, यूपी पीसीएस करवाए, कोई सा भी करवाए, उसको आप सारा कर डालिएगा। ये 2 चीज़ हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इतिहास के लिए क्या करें हम? भैया इतने समय में क्या करेंगे? तो इतिहास के लिए देखिए घटनासार की बुक आती है, ठीक है? पीवाईक्यू जो मैंने शिल्पी वाली बता दी वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा जो ये इतिहास का है वो घटनासार की 3 किताबें आती हैं। बहुत मोटी नहीं है और बहुत अच्छी किताब है। बहुत अच्छी इन द सेंस कि मतलब पतली है, उसको आप पढ़ डालिए। आप ये मान के चलिए अभी जो 120 दिन है ना, इसमें आप कर सकते हैं। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ 120 डेज़ की ही स्ट्रेटजी है ये, और इसको कर डालिए, ठीक है? तो ये जब मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी भैया। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ़ ऐसे ही बैठ के मतलब खा लिए, ऐसा नहीं है। पका-पकाया कुछ भी नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक? तो मैंने बताया आपको घटनासार की वो 3 बुक आती हैं संजय सिंह की, वो आप पूरा रट डालिए उसको, ठीक है? कर सकते हैं उसको आराम से, बहुत बहुत मोटी-मोटी नहीं है वो। 10 से 15 दिन में 1 बुक आप ख़त्म कर सकते हैं आराम से, मतलब 2 से 3 बार रिवीज़न कर डालिए उसका। भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए देखिए परीक्षा वाणी की एक बुक आती है, ठीक है? उसको आप कर सकते हैं, या कुछ नोट्स आपने बना रखे हों तो वो नोट्स कर सकते हैं, ठीक है? ज्योग्राफी के लिए भी इसी तरीके से पीवाईक्यू के ऊपर एकदम आप डिपेंड रहिए। पिछले 10-15 साल 20 साल के जो भी पीवाईक्यू मिल जाए उसको कर डालिए। मैपिंग थोड़ा-सा देख लीजिए। मैपिंग में क्या है, मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है? तो मैपिंग वाले क्वेश्चन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कुछ नए जो आप
PYQ में दिखें वो लिख लीजिए, प्लस जो आपको आपके पास नोट्स वगैरह कुछ बना रखे हों, ठीक है, वो कर लीजिए। तो ये ज़रूर रखिएगा। महेश कुमार बर्णवाल की एक NCERT बेस्ड एक बुक आती है, आपने देखा होगा, उसे समराइज तो पूरा समरी दी हुई रहती है, ठीक है, NCERT पे, वो ज़रूर ले लीजिए आप, ठीक, उसको ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए सभी के अगर मिल जाए आपको NCERT वाली, ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री की हो NCERT या फिर इसकी ज्योग्राफी की हो, राज्य व्यवस्था की हो, सभी की, इनकी सभी की NCERT की जो समराइज्ड बुक आती है, चाहे वो दृष्टि की हो, महेश कुमार बर्णवाल की हो या किसी भी प्रकाशन की हो, वो लेके आप उसको पूरा पढ़ डालिए, ठीक। ये अर्थव्यवस्था के लिए देखिए बहुत कुछ नहीं बताऊंगा मैं आपको कि इतना सारा पूरा रमेश सिंह की बुक उठा लाइए और पढ़ डालिए, वो उनके लिए है जब आप पहले से अगर तैयारी कर रहे हैं, आपके पास है, तब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए उसको। अभी मैं जितना बता रहा हूँ उतना कर लीजिए आप। अर्थव्यवस्था के लिए जितने PYQ हैं, एक तो पहले PYQ जितने भी पिछले 10 साल के 15 साल के उठाइए, उनको आप पढ़िए बाकायदे, उनको मार्क कर लीजिए कि भैया ये इकोनॉमी से रिलेटेड प्रश्न आया है और इसी तरीके से आ रहा है, उसको आप पढ़ डालिए, ठीक है, उसका नोट्स बना डालिए, ठीक। और NCERT में 9 और 10, 9वीं और 10वीं वाली जो NCERT है, उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसी में से क्वेश्चन बहुत सारे फ्रेम कर देता है वो, घुमा घुमा के, पता ही नहीं चलता हम लोगों को, लेकिन वही, ठीक। इसकी भी समरी आती है, आई थिंक एक अर्थव्यवस्था वाली भी आती है समरी, तो उसको भी ले लीजिएगा आप NCERT की, ठीक। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी मोटा मोटा। अभी बचता है इसमें क्या, इकोलॉजी वाला पोर्सन बचता है, उसकी भी परीक्षा वाणी की आती है। मैं परीक्षा वाणी की इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, वैसे तो दृष्टि वगैरह भी हैं, अच्छी हैं इनकी बुक्स, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये ज़्यादा सूटेबल है UP PCS के लिए, तो आप इसको लेके, परीक्षा वाणी की आती है, उसमें एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी रहते हैं, प्लस नए प्रश्न भी बना के दिया रहता है, वो जो चैप्टर वाइज दिया है, उसमें जैसे ही आप करोगे वो पीछे आपको जैसे चैप्टर ख़त्म होगा उसमें दिया हुआ है पूरा, तो वो आप ज़रूर कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप चीज़ों को समझ भी पाएंगे, ठीक है। चलिए, और यूपी स्पेशल बहुत बड़ा पार्ट आता है, यूपी स्पेशल का बहुत बड़ा पार्ट आता है, ठीक है। यूपी स्पेशल में आप ये मान के चलिए कि 8 से 10 से 12 क्वेश्चन बहुत मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। बौद्धिक प्रकाशन की आती है एक, KN त्रिपाठी की, वो ले लीजिए, वो आपको काम आएगी आगे मेंस में भी। अगर अभी इस बार ऑप्शनल हट गया तो यूपी स्पेशल आप समझिए कि बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए वो अगर आप बुक पढ़ लेंगे तो उसमें सेंसस वेंसस सब आपका पूरा कवर हो जाएगा यूपी का, ठीक है। जितनी भी टोपोग्राफी और ये सब है सब क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, सब सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, तो ये ले लीजिए। ये घटना चक्र की आती है, वो भी ले लेंगे तो वो भी चल जाएगा। तथ्यसार वगैरह आती है ना, वो ले लीजिए, उससे भी काम हो जाएगा आपका, ठीक। तो ये हो गया, ये GS का मोटा मोटी चीज़ हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, इसके अलावा अगर आप डेली इनको भी करना है, ये जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ ये भी करना है, अभी ये नहीं 120 दिन में ही ये करना है, और आप प्लानिंग आप अपने हिसाब से बनाइए यार, और प्रैक्टिकल बनाइए चीज़ों को, ठीक है। 18 घंटे 20 घंटे का जो आपका मतलब टाइम टेबल है वो नहीं चलेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल चीज़ बनाइए। अगर आप 10 से 12 घंटे भी पढ़ते हैं, ठीक है, एवरेज अगर वीकली आपका एवरेज अगर आपका 12 से 14 घंटे आ रहा है वीकली, तो मान के चलिए कि बहुत अच्छा आपका एवरेज आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही है, ठीक है। लेकिन इस पढ़ाई को जांचने के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। जो आपने पढ़ा वो मैं पढ़ रहा हूँ, सही पढ़ रहा हूँ, गलत पढ़ रहा हूँ, उसके लिए भी आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखिए, एक तो अभी से मतलब आज से ही मान के चलिए कि आज से ही आपको 20 से 30 प्रश्न, ठीक है, 20 से 30 प्रश्न डेली हल करने हैं, ठीक है। कोई से भी मतलब कहीं से भी हल कीजिए, आप मेरे यूट्यूब चैनल से हल कीजिए, किसी और के यूट्यूब चैनल से हल कीजिए, या आप मार्केट से कुछ टेस्ट सीरीज़ मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट उठा के लाइए, कहीं ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन हल ज़रूर करिए। 20 से 30 प्रश्न ये डेली हल करिए, ठीक है। उसके अलावा इसके अलावा क्या करना है आपको, अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट का मतलब हुआ ये 20 से 30 प्रश्न तो डेली वाले हो गए, ठीक है, जो आपको हल करने ही हैं। आप बैठे रहिए 10 मिनट, कुछ भी पढ़ने का मन नहीं किया तो 5-10 क्वेश्चन उठाइए, हल कर डालिए, उनके व्याख्या देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, कुछ नया मिलता है तो उसको आप तुरंत उसी समय नोट कर लीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका है नोट्स बनाने का, ठीक है। जो मॉक टेस्ट देते हैं आप नोट्स बनाने में, मॉक टेस्ट से ही नोट्स बनाया जाता है। यानी आपने मॉक दिया, पहले प्रश्न आपने कर लिया आसानी से, ठीक है, एक प्रश्न ऐसा आया नहीं आ रहा है आपको, तो बाद में जब आप उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, व्याख्या देखेंगे,
तो उसमें आपको जो चीज़ें नई लग रही हैं कि यार ये नया है, मेरे को याद भी नहीं है, वो लिख लीजिए, उन्हीं को बार बार रिवाइज़ कीजिए। ठीक, तो इसी तरीके से आप नोट्स बनाएंगे तो आपका अच्छा खासा नोट्स बन जाएगा। ठीक है, मेरे पास ऐसे करीब मतलब 200 पेज का नोट्स बना हुआ है। तो जितनी भी वो जो नोट्स बना हुआ है वो सब टेस्ट सीरीज से नोट्स बना हुआ है। तो लास्ट मोमेंट पे क्या है कि आप उसी को रिवाइज़ कीजिए। आज जब लास्ट के 8-10 दिन बचेंगे ना, तो उसमें सिर्फ आप उसी को रिवाइज़ कीजिए, जो चीज़ें आप भूल रहे हो, जो चीज़ें आप भूल रहे हो। ठीक, चलिए, देखिए ये स्क्रीन भी ऑफ हो गया, 1 मिनट। हाँ, चलिए, तो ये आप डेली बताया मैंने आपको 20 से 30 प्रश्न तो आप डेली लगाइए। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि कम से कम वीक में 2 फुल मॉक टेस्ट, यानी 150 क्वेश्चन के वीक में 2 मॉक टेस्ट कम से कम। अभी ये मान के चलिए कि इतना तो करना पड़ेगा भाई। ठीक है, इसमें बहुत समय नहीं लगता है, अगर आप करने लगेंगे तो फटाफट कर मतलब हो जाता है ये। अगर आप बैठेंगे तो 1.5 घंटे में एक मॉक टेस्ट आप ख़त्म कर सकते हैं आराम से, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको। ठीक है, जो आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। फिर जब सब एक साथ व्याख्या देखिए, उसमें आप अपना इवैल्यूएशन करिए कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, तो उस समय आप उसको नोट्स भी बना लीजिए। ठीक है, तो ये ज़रूर करना है भैया। जो मैंने बताया स्ट्रेटजी वो तो बताया ही बताया, प्लस आपको ये वाला जो मैंने चीज़ बताया ना, डेली वीकली, ये ज़रूर करना है आपको। ठीक है, और इसके साथ साथ ही रिवीजन भी करते रहना है। रिवीजन का मतलब हुआ कि भैया कुछ आपने नोट्स बनाए होंगे ना, तो नोट्स बनाइए। आप नोट्स नहीं बनाए तो बनाइए, और बना के उसको आप हल कीजिए, देखिए, रिवाइज कीजिए। ठीक, तो ये तो रहा GS1 वाला पार्ट। ठीक है, GS1 का इतना सारा मैंने बता दिया। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, या आप इस पर टेलीग्राम चैनल की जो लिंक दी हुई है उसको ज्वाइन करके आप वहाँ पे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं डेली। ठीक है, कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बताता हूँ मैं आपको सी सैट की स्ट्रेटजी क्या है। देखिए, सी सैट में कैसे कैसे क्या क्या टॉपिक से प्रश्न आते हैं। ठीक है, उसमें 100 प्रश्न होते हैं ठीक है, 100 प्रश्न होते हैं। हिंदी के, जनरल हिंदी के उसमें लगभग 20 प्रश्न आते हैं, 20 से 22, किसी किसी में 22 आ जाते हैं, किसी किसी में 20 में एवरेज मान के चल रहा हूँ। ठीक है, हिंदी आप बढ़िया से पढ़ लीजिए। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, जिनका जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है, उनके लिए हिंदी का होना बहुत बड़ी बात है ये। अगर आप 20 नंबर में, ठीक है, 18-19 क्वेश्चन अगर आप सही कर ले जाते हैं, और ये इतना बहुत मुश्किल नहीं है, 18 से 20 क्वेश्चन लोग सही करते हैं। जैसे मेरा पिछले 2022 वाले में मेरे 18 क्वेश्चन सही थे। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन मेरे सही थे, और यही पोर्शन है जो आपको एकदम कवर कर देता है। ठीक है, इंग्लिश के इतने ही क्वेश्चन रहते हैं लगभग लगभग। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के बहुत हल्के क्वेश्चन रहते हैं। दिशा वाला रहता है, एक रिलेशन वाला रहेगा, एक मिसिंग नंबर वाला रहेगा। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। त्रिभुज की संख्या बताने का रहेगा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, बताइए आप इसमें। तो ये सब नॉर्मल है, और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इनको जो है PYQ के बेस पे ही आप इनकी जो कॉन्सेप्ट है इनको समझ करके और आगे कर सकते हैं। मतलब जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो PYQ के बेस पे ही इनको कर सकते हैं। आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि हम पूरा चलें शुरू से एकदम मैथ्स पढ़ने बैठ जाएं, बेसिक मैथ्स शुरू करें फिर एडवांस में जाएं। ऐसा कुछ नहीं करना है भैया। मैं जो बता रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए। आप जनरल हिंदी पढ़ लीजिए, घटना चक्र की या किसी की ले लीजिए, अच्छी सी बुक ले लीजिए। ठीक है, आती है बुक, वो ले लीजिए। मॉक टेस्ट, लेकिन इसका ये याद रखिएगा, इसका भी मॉक टेस्ट लगाइएगा। जो मैंने बताया था ना कि मॉक टेस्ट आपको वीकली 2 लगाने हैं ना, तो उसमें एक GS वाला लगाइए और एक सी सेट वाला लगाइए। 2 मॉक टेस्ट लगाइए वीकली, तभी तो आपको पूरा पूरा एक वो क्लियर होगा ना, नहीं तो होगा ही नहीं फिर। ठीक, तो ये याद रखिए, जनरल हिंदी बहुत भारी भरकम नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं जनरल हिंदी के, वैसे मैंने बहुत सारे टेस्ट पेपर करवा रखे हैं, अगर आप उनको भी हल करेंगे तो भी उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक, तो इसको एक आप कर लीजिएगा। ठीक है, मैथ्स और ये जो रीजनिंग वाला पार्ट है, इसमें कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमेशा उसी से आयोग प्रश्न पूछता है। कहने का मतलब है, हो सकता है कि आपको उसमें नंबर बदल दे लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहता है। जैसे एक तो सिंपल इंटरेस्ट वाला आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला प्रश्न पूछता है, प्लस उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब नॉर्मल पूछ लेता है। तो वो आप PYQ देखिए और उसी को कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप। ठीक है, या यूट्यूब से समझ लीजिए, या आपके पास बुक वगैरह हो तो उससे समझ लीजिए। कुछ फार्मूले याद रखिए आप। ठीक है, जो बेसिक फार्मूले हैं ना, उनको याद रखिए आप, कि A+B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। ठीक है, ये इस तरीके से A+B का क्यूब क्या होता है, A³ + B³ इक्वल टू क्या होता है। ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्री वाले बेसिक वाले हैं उनको भी याद रखिए आप। ठीक है,
इसका बेलन का आयतन क्या होता है, सिलिंड्रिकल है ना, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब इनके वो याद रखिए। तो इससे सीधे सीधे प्रश्न हो जाते हैं, सिर्फ फॉर्मूले पे रखने से प्रश्न हो जाता है। तो ये सीसैट के लिए बहुत चिंता करने वाली बात नहीं है। मैं आपको सीसैट के 4-5 मॉक टेस्ट करवा दूंगा, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पे दे भी दूंगा उसको, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा, आप बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या क्वेश्चन आता है। देखिए और इसमें क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा मेजर पार्ट रहता है इंटरपर्सनल स्किल का और डिसीजन मेकिंग वाला, जो है ना, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल और डिसीजन मेकिंग, ये इनसे भी अच्छे खासे पोर्शन में आते हैं प्रश्न, ठीक है। करीब 30-35 क्वेश्चन इससे आ जाता है, ये सब तीनों मिला करके। तो ये याद रखना, अगर इतने प्रश्न इससे आते हैं तो इसके भी PYQ, इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप PYQ, एक PDF है मेरे पास, उसमें पिछले मुझे लग रहा है 15 सालों का एक संकलन है, तो उसको अगर आप हल कर लेंगे ना तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, तो उसको भी मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा पूरा, ठीक है। उसी को 2-3 बार समझ के कर लीजिएगा उसको, ठीक। तो ये भी आपका हो जाएगा कम्युनिकेशन स्किल वाला। बस भैया 33 क्वेश्चन सही करने हैं आपको। अगर आप इसमें 18-20 क्वेश्चन, इसमें 20 में से 18 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन भी इसमें सही कर लेते हैं तो इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और ये मिला करके आप 18 क्वेश्चन नहीं सही कर पाएंगे, कर ले जाएंगे भैया। जो मैं बता रहा हूँ उतना कर लीजिए आप। PYQ बिल्कुल छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। पिछले 10 साल का PYQ उठाइए, शिल्पी का आता है ले लीजिएगा, शिल्पी वाला ले लीजिएगा, उसमें आपको ये सीसैट वाला सारे पोर्शन आपके कवर हो जाएंगे पिछले 10 साल के, और वही घुमा फिरा के देता है, आप देख लीजिए उठा के, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो, ठीक है। जो चीज़ बता रहा हूँ वो अनुभव से बता रहा हूँ, तो अनुभव जो है वो काम आएगा आपको। अपनी गलतियों से नहीं, दूसरों की गलतियों से सीखिए आप, ठीक। चलिए, तो ये पूरी स्ट्रेटजी रही, ठीक है। 120 दिन की स्ट्रेटजी रही लगभग। अभी आप ये मान के चलिए बहुत अच्छा समय है, आप ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनको आप फॉलो कीजिए, रेगुलर फॉलो कीजिए। एक बढ़िया सा टाइम टेबल बना लीजिए, जो प्रैक्टिकल बना लीजिए, मतलब ऐसे सिर्फ हवाई वाला आप मत बनाइए। बनाइए ऐसा कि आपको हर 2 घंटे में आप थोड़ा ब्रेक व्रेक भी लेते रहिए, 1-1.5 घंटे में ब्रेक लेकर के फिर पढ़ाई कीजिए। मन को थोड़ा सा मतलब कहीं शांत होने अशांत होने लगे, कहीं इधर उधर भटकने लगे तो थोड़ा सा उसको रिलैक्स दीजिए, बैठ जाइए आराम से एकांत में, ठीक है। कुछ गाना वाना सुन लीजिए, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बस गाना सुन रहे हैं तो गाना सुनते सुनते सो गए, 4 घंटे 10 घंटे सोते ही रहे, नहीं ऐसा नहीं है। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, लेकिन अच्छे तरीके से फिर उसको मैनेज भी कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप करिए। चलो अब बात करते हैं UP PCS 2022 का जो रिज़ल्ट है, ठीक है। UP PCS का 2022 मेंस का रिज़ल्ट कब तक आएगा। देखो अभी आपने न्यूज़ में सुना भी होगा कि पेपर में निकला हुआ था कि 2022 का रिज़ल्ट अप्रैल तक क्लियर कर देना है उनको, ठीक है। ये आयोग के अध्यक्ष का ही है उसमें बताया हुआ, तो वो उन्होंने बोला है कि ये क्लियर करना है इसको, ठीक है। यानी कि ये मान के चलिए अभी ये फरवरी के आसपास, जनवरी लास्ट तक या फरवरी में आपका रिज़ल्ट आएगा। उसके 1 महीने आप मतलब लगभग लगेंगे कि इंटरव्यू और ये सब करते करते, मतलब मार्च लास्ट तक इंटरव्यू, मार्च के मिड मार्च तक, मतलब मान के चलिए कि इंटरव्यू वगैरह फिनिश हो जाएगा। उसके बाद ये अप्रैल तक रिज़ल्ट देंगे, तो ये इनका मतलब मेन वो है। मीनवाइल आपको 2023 वाला नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। बेसिकली नोटिफिकेशन आपका ये जनवरी लास्ट में, फरवरी में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में मिलेगा आपको देखने को। वैसे मेरे हिसाब से फरवरी में ही मिल जाएगा आपको, फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, ठीक है। दिया हुआ है उसमें, आप देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ कुछ जानकारियाँ थी जो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ, तो इसको प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा आप, ठीक है दोस्तों में, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक। तो एक चीज़ मैं जाते जाते इस वीडियो के लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो उतनी मेहनत कीजिए, आप अपने आप को उस काबिल बनाइए, ठीक है। अगर आप उस काबिल बनेंगे तभी कुछ अच्छा होगा। तो ये टाइम ऐसा है कि अपने आप कमियों को देखिए, आप अपनी कमियों पर काम कीजिए और बेहतर करके दिखाइए, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा आप, ठीक है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा यार, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा इसको। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, जय हिंद।